हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हम आज हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, हम एक ऐसे मेथड की बात करेंगे जहाँ से आप 15 से 20 सेकंड में किसी भी मॉलिक्यूल्स को देख के हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे। अगर हम जेईई मेन या नीट या आईआईटीज़ की क्वेश्चन की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हर बार पूछे जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हम बोलते हैं, समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्टर मोस्ट ऑर्बिटल के इंटरमिक्स होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि अब जैसे कि अगर हम बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर s का एक ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल इंटरमिक्स किया है और sp हाइब्रिडाइज नामक ऑर्बिटल बना है और sp में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है उतना ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। यहाँ पर दो ऑर्बिटल आपके इंटरमिक्स हुए हैं तो sp नामक दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना होगा। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें s के एक ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स ही हुए होंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाया होगा। मतलब कि sp में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, sp2 में तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। क्यों भाई? कि जितना नंबर में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है इंटरमिक्सिंग में उतना ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का इंटरमिक्सिंग नहीं होता, इसमें इंटरमिक्सिंग जो होता है वो ऑर्बिटल्स का होता है। तो यहाँ पर sp2 में s के एक और p के दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए होंगे। उसी तरीके से अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s के एक ऑर्बिटल, s के एक ऑर्बिटल और तीन p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए होंगे। उसके बाद आपका इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? तो इसमें 4 हो गए। अगर हम उसी तरीके से sp3d की बात करें तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में s के एक ऑर्बिटल और s के एक ऑर्बिटल कह सकते हैं, s के एक ऑर्बिटल और तीन p के ऑर्बिटल और एक d के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाया होगा और इसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना होगा, क्योंकि इसमें 5 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया इंटरमिक्सिंग के प्रोसेस में। उसके बाद sp3 के हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना होगा। अगर हम बात करें sp3d2 की तो यहाँ पर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना होगा और इसमें s के एक, p के 3 और d के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया होगा और उसके बेसिस पे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को समझे कि इसमें क्या होता है कि ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं और सेम एनर्जी लेवल के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। हमारा मेनली फोकस ये यहाँ पर ये है क्योंकि हर नीट के एग्ज़ाम में या जेईई के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन निकालने से रिलेटेड आता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि हम ट्रिक की बात करते हैं। क्या भाई ट्रिक है? तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिएगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? तो अगर 2 से लेके 8 तक, मतलब कह सकते 8 तक या 8 से कम है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, है ना। अगर 8 से ज़्यादा और 56 तक, मतलब बराबर कह सकते हैं ये, है ना, तो डिवाइडेड बाई 8 करेंगे। और अगर 56 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो डिवाइडेड बाई 18 करेंगे। अगर आप ये ट्रिक आप याद रखे हो तो आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का आराम से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर पाओगे। अब समझते हैं कि यहाँ पर करना क्या है हमें। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, जैसे अब H2O है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ऑक्सीजन में क्या हाइब्रिडाइजेशन है? तो सबसे पहले हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ गया। अब इस किस रेंज में आया भाई? तो इस रेंज में आया, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे,
है ना, क्योंकि तो 4 मतलब कि इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो 4 मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है तो sp3 होगा। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अगर हमको लोन पेयर निकालना है कि सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है भाई, तो ऑक्सीजन है, एक सेंट्रल एटम और 2 सराउंडिंग एटम है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितना है इसमें, 2, क्योंकि 2 सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो इसका लोन पेयर 2 हो गया। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से अगर आप शेप भी निकालना चाहें तो आगे निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसी तरीके से हम अगर NH3 की बात करें तो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, तो नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन में 1, तो 3 हाइड्रोजन में 3, तो टोटल 3। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गया। इट इज़ डिवाइडेड बाई 2, अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो नाइट्रोजन का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। और अगर हम इसके लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर निकालने का बताए थे फार्मूला, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, यहाँ पर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन 3 है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपको इस बात को याद रखना है कि 2 से 8 तक रहेगा। उसी तरीके से अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स देखते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। आप इस को नोट डाउन कर लें कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से 8 तक है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, अगर 8 से लेके 56 तक डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, अगर 56 से ज़्यादा है तो डिवाइडेड बाई 18 करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर हम कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले IF7 लेते हैं। IF7, तो IF7 में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो सबसे पहले हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 7 मतलब 56, और 56 को कहाँ तक डिवाइड करते हैं तो 8 से, तो ये हो जाएगा 756। मतलब इसका हाइब्रिडाइज 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और हाइब्रिडाइजेशन इसका आराम से निकाल सकते हैं, S उसके बाद होता है P3, 4 हो गया, अब ये D3। मतलब यहाँ पर आयोडीन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, sp3d3। इतना सिंपल तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो 7 है माइनस क्या, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 7 है, तो इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पर IF7 में जो आयोडीन है उस पर लोन पेयर कितना है भाई, तो उस पर लोन पेयर 0 है। कुछ और मॉलिक्यूल्स देखते हैं, जैसे कि PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और क्लोरीन का 7, तो 5 क्लोरीन के एटम है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो टोटल इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 35 40, एंड इट इज डिवाइडेड बाई 8 देन 5। इसका मतलब है कि PCl5 में फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 4 और फिर एक D, मतलब यहाँ पर फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d होगा। अगर हम इसके लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर क्या हो जाएगा भाई, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम, तो PCl5 में 5 क्लोरीन के सराउंडिंग एटम है, 5 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर PCl5 में टोटल फास्फोरस पे लोन पेयर कितना है, तो भाई 0 है। उसके बाद हम और आगे देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स का। हम लोग देखते हैं PCl3 का। अब PCl3 का हमको निकालना है, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे भाई, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक क्लोरीन का 7, 3 क्लोरीन का 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू 26। अब ये 26 है तो ये किस रेंज में भाई आता है, रेंज आपको बताए थे, आप याद रखना है। तो डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, तो अब यहाँ पर पूरे ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जितना से मिनिमम इंटीजर में डिवाइड होगा उतना करेंगे, तो 8 3, तो ये 24 आ गया। 24 जो रिमेनिंग बचा, तो इसमें 2 रिमेनिंग बचा। फिर 2 किस रेंज में है भाई, तो आपको पता है 2 से लेके 8 तक में 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 2, तो ये 1।
तो अब इसको दोनों को जोड़ देना है, इस तरीके का रहे तो 4, मतलब यहाँ पर PCl3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। यहाँ पर फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन PCl3 में क्या हो गया भाई, sp3 हो गया। अब PCl3 में फास्फोरस पे कितना लोन पेयर है, तो भाई इसका फार्मूला बताए थे, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इसका 4 हो गया, सराउंडिंग एटम 3 है मतलब 1। यहाँ पर कह सकते हैं PCl3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और फास्फोरस पे लोन पेयर 1 होगा। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे आराम से कर पाओगे। कुछ और मॉलिक्यूल्स देखते हैं, जैसे कि I3 माइनस में एक I सेंट्रल एटम होगा और बाकी 2 आयोडीन सराउंडिंग एटम होगा। यहाँ पर से ये बात हमें क्लियर पता चल रहा है। I3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 7 × 3 और -1 4 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ होगा तो +1, तो टोटल 22 हो गया। अब ये 8 के रेंज में, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया भाई, तो ये 16 हो गया। तो अब कितना रिमेनिंग बचा, तो अब रिमेनिंग जो है वो आपका 6 बचा। अब 6 2 के रेंज में, तो इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। टोटल इसको ऐड कर देंगे तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। अब इसमें जो आयोडीन जो सेंट्रल एटम रहा होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया भाई, sp3d। अगर हम उसमें लोन पेयर की बात करें, जो I3 है कुछ इस तरीके से रहा होगा I- और ये कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसमें जो I जो सेंट्रल एटम है उस पर कितना लोन पेयर होगा भाई, तो इसमें जो लोन पेयर होगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम, तो इसमें 3 लोन पेयर हो जाएंगे। 5 और सराउंडिंग एटम तो 2 ही है ना, एक तो खुद आयोडीन सेंट्रल एटम है, तो 2 सराउंडिंग एटम, तो 5 - 2 = 3, मतलब इस आयोडीन पे 3 लोन पेयर होंगी, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस मेथड से आप विदिन 10 से 15 सेकंड में किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो।